सो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है हर्ष कुमार, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर हैं, एक ऑनलाइन कोच हैं, स्टेट लेवल डिबेटर भी हैं और ये एक पब्लिक स्पीकर भी हैं। ये अब तक 50 से ज़्यादा सेमिनार्स कर चुके हैं और 10,000 से ज़्यादा लोगों को मेंटोर कर चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वेलकम टू माय शो एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so much. Yeah, thank you so much, Akshans, for inviting me on your podcast. तो सर, आपने कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत कब और कैसे करी थी? First of all, I want to tell you, I've not think of creating content initially, but जैसे जैसे मैंने ऑब्जर्व किया मार्केट के अंदर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब कोविड आ गया सबके लिए सिचुएशन ऐसी हो गई कि सब स्टक हो गए अपने घरों के अंदर और ओनली मीडियम ऑफ कनेक्टिंग विद पीपल इज ऑनलाइन सोशल मीडिया, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के द्वारा ही आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, लोगों से बातचीत हो सकती है और नए क्रिएटर से आप मिल सकते हैं। तो मैंने देखा कि जब जो बड़ा क्रिएटर है, जो बड़ा इन्फ्लुएंसर है, वो लोगों से कनेक्ट होता है और अपने बारे में बताता है लोगों को या उसके नेटवर्क बनती है, एक तरीके से कहना चाहिए कि नेटवर्क एक्सपेंशन। द की व्हिच आई वांट टू कवर हियर इज द नेटवर्क एक्सपेंशन, राइट? तो मैंने देखा कि अगर क्योंकि नेटवर्क एक्सपेंशन अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। नेटवर्क एक्सपेंशन करने के लिए आपको कुछ तो वैल्यूएबल ऑडियंस को देना पड़ेगा जिससे आपकी ऑडियंस बनती है और आप बड़े होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि स्टार्ट करते हैं और मैंने स्टार्ट किया था दिसंबर में। पहली वीडियो मैंने बनाई थी यूट्यूब पे। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने इंस्टाग्राम पे वो कंटेंट लेके आया। फिर मैं जनवरी से ही स्टार्ट किया था वीडियो वगैरह शुरू करना एंड जनवरी फरवरी से ही मैंने स्टार्ट किया था और अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 3-4 महीने ही हुए। तो सर, आपके इंस्पिरेशन या आइडल भी थे कोई जिन्हें देख के आपने शुरुआत करी थी? नहीं, मेरा कोई इंस्पिरेशन या आइडल ऐसा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान यूनिक है और जिस तरीके से हिंदुइज्म में इन्फिनाइट नंबर ऑफ गॉड्स हैं, करोड़ एंड करोड़। इन्फिनाइट गॉड इसलिए क्योंकि सबको यही चाहिए कि हर एक गॉड यूनिक है और कोई गॉड दूसरे की स्किल डुप्लीकेट नहीं करना चाहिए, इसलिए हर एक इंसान यूनिक होता है। तो मेरा ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं है, लेकिन हाँ, 3-4 लोगों की कंटेंट मैं कंज्यूम करता हूँ बहुत लंबे समय से, जैसे कि विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी है, बट अभी मैं उसके कंटेंट कंज्यूम नहीं करता। बट इवन मैं बुक्स रीड करता हूँ, बट ऐसा कोई खास इंस्पिरेशन नहीं कि जिसको देख के मैंने स्टार्ट किया। मुझे स्टार्ट करना था इसलिए मैंने स्टार्ट किया। तो सर, अगर कोई हमारी ऑडियंस में जो पॉडकास्ट देख रहा है या सुन रहा है, वो अगर कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत करना चाहता है तो वो कैसे शुरुआत कर सकता है? क्या आपको शुरुआत में कोई महंगे इक्विपमेंट्स लगते हैं? कि शुरुआत में हमें कोई महंगे इक्विपमेंट्स यूज करने चाहिए या फिर हम बेसिक इक्विपमेंट से ही शुरुआत कर सकते हैं? बात यहाँ पे अगर किसी को स्टार्ट करना है, इक्विपमेंट की नहीं है यहाँ पे बात यहाँ पे इंटेंशन की, कि आपका इंटेंशन क्या है स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इक्विपमेंट कभी मैटर ही नहीं करता। इक्विपमेंट इज अ पार्ट। जैसे कि लाइफ के अंदर फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, फैमिली इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट मेन लाइफ इज समथिंग डिफरेंट। लाइफ जो आपका पर्पस है वो लाइफ है। उसी तरीके से कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी कोई ऐसा इक्विपमेंट की नीड नहीं होती। अब मैंने एक बार मैं स्टोरी बताता हूँ। मैं दो दोस्तों को बात करते हुए सुन रहा था जब मैं एक बार गवर्नमेंट एग्जाम देने गया था। तो वहां पे वो दोनों ये बात कर रहे थे कि यार भाई, मेरे पास लैपटॉप होता ना और एक बाइक होती ना तो मैं ट्यूशन जा सकता था, या लैपटॉप होता तो मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करता, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में सीखता। तो मैंने उसी समय सोचा कि यार, इस बंदे के पास तो अभी 21st सेंचुरी में इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद ये दिक्कत है कि उसके पास गाड़ी नहीं है और लैपटॉप नहीं है। उससे तो काफी बेहतर हूँ मैं, मेरे पास तो लैपटॉप भी है, गाड़ी भी है, क्या नहीं है मेरे पास, उससे 10 गुना ज्यादा चीज है। और फिर भी अगर मैं एफर्ट नहीं लगाऊंगा तो मैं ही पीछे रह जाऊंगा और मेरी गलती है इसमें। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि बेसिक इक्विपमेंट मेरी यूट्यूब की वीडियो हो, इंस्टाग्राम की वीडियो, सारी की सारी वीडियो मैं मोबाइल से बनाता हूँ। कोई महंगा एप्पल का मोबाइल नहीं, सिंपल एंड्रॉइड सेलफोन से चल जाती है काम। मेन चीज है कंटेंट की क्वालिटी। ऑडियो को ठीक रखने के लिए मैंने एक माइक खरीदा है, 2 माइक है मेरे पास। एक कॉलर माइक है और एक ये स्टैंड माइक है जो टेबल पे लगता है। बस और कुछ नहीं, दिमाग आपका खुला होना चाहिए और कंटेंट की शुरुआत आपको करनी होती है, बस, ज्यादा कुछ नहीं। तो सर, जैसे आपने बताया आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों प्लेटफॉर्म पे वीडियो डालते हैं, तो दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या आपकी कंटेंट हम्म। स्ट्रेटेजी सेम होती है या डिफरेंट होती है? और अगर डिफरेंट होती है तो क्या डिफरेंस होता है? कंटेंट की स्ट्रैटेजी ऐसी होती है कि सबसे पहले तो हमें खुद नहीं पता होता कि कौन सा कंटेंट चलेगा। बहुत सारे समय तक आप अपना कंटेंट डालते रहते हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों का चैनल देखा है। तो मैंने देखा कि कंटेंट हम डालते हैं, कुछ लोग नीश अपने फाइंड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका क्या नीश है, किस चीज के ऊपर आप काम करना आपको ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने सबसे पहले तो वीडियो डाला था जॉब के ऊपर, जॉब से रिलेटेड डाला था। फिर मैंने फाइनेंस के ऊपर वीडियो डाला था। फिर मैंने प्रोडक्ट रिव्यू के ऊपर वीडियो डाला था। फिर मैंने ट्रैवलिंग के ऊपर वीडियो डाला था। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि इन सब चीजों के अंदर मेरे को मन नहीं करता एकदम से वीडियो डालने का। मेरा असली मन करता है बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस स्ट्रैटेजी और न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानना। तो मैं उसके रिलेटेड ही वीडियो डालता हूँ। स्टोरी टेलिंग, लोगों को इंस्पायर करना, उन सारी चीजों से रिलेटेड ही वीडियो डालता हूँ और दोनों में सेम चीज ही है
और इंस्टाग्राम ज्यादा बेटर लगता है क्योंकि इंस्टाग्राम से किसी को कोई जरूरत है तो डायरेक्टली मैसेज करके बात हो जाती है, जो कि यूट्यूब में पॉसिबल नहीं। तो सर हमें नीश फाइंड करने के लिए हमें पहले वो टॉपिक्स ट्राई करने चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट के हैं, या फिर वो टॉपिक जो ट्रेंड कर रहे हैं इस समय? नीश फाइंड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको आपको पता नहीं होता कई बार कि आपके नीश क्या है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल चीजों को ट्राई करना ही एक सॉल्यूशन। क्योंकि देखिए, कोई मतलब नहीं है आप लोगों को कैलीग्राफी सिखा रहे हैं, डिपेंड करता है कस्टमर सीखने को तैयार है कि नहीं, राइट। आप सिंगर हैं, अच्छी बात है, डांसर है, अच्छी बात है, आपको वीडियो बनाना अच्छा लगता है, आपको बिजनेस एनालिसिस करना अच्छा है, अच्छी बात है, इन सब चीजों का मार्केट में वैल्यू है, लाइक पीपल विल हायर यू फॉर देयर कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट स्ट्रेटजीज, तो बड़े जो इन्फ्लुएंसर या बड़ी कंपनी है। लेकिन जो अगर आपका नॉर्मल मेकअप का काम है, ये भी आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको कौन सा काम अच्छा लगता है, और आपको वो मार्केट में वो सेल होगा कि नहीं होगा। अगर वो सेलेबल स्किल नहीं है तो कोई मतलब नहीं है कंटेंट बनाने। और बहुत सारे लोग कंटेंट में नीश फाइंड इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि दूसरों को डुप्लीकेट करता है, लिपसिंग करना किसी भी गाने पे रील पे आके, और बहुत सारा जो ट्रेंड फॉलो करना, जो लड़कियां डांस वगैरह करते रहते हैं, लड़के उनको फॉलो करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चैलेंज, इससे कुछ नहीं होता, ये जस्ट टाइम पास के लिए। अगर आपको सच में नीश फाइंड करना है तो यार आप खुद एक्सप्लोर करो, और आपको ऐसा पता चल जाएगा कि ऑडियंस को क्या अच्छा लगता है। ऑडियंस आपके चैनल पे क्यों आती है, मेरे पेज पे इंस्टाग्राम के या यूट्यूब पे ऑडियंस इसलिए आती है कि उनको थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में पता करना होता है, या फिर कई बार उनको कुछ कुछ अच्छा सुनना होता है कि इस बिजनेस के अंदर क्या है। तो मैं शॉर्ट टू द पॉइंट बात करता हूँ हर जगह पे, और ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑडियंस को पता तो चले कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे क्यों आऊँ। जाने को तो वो कैरी मिनाटी बीबी की वाइन्स में भी जा सकता है टाइम पास करने के लिए, लेकिन वाई दे शुड कम टू अक्षांश चैनल एंड वाई शुड दे कम टू हर्ष कुमार चैनल, ये उनको पता होना चाहिए। इसीलिए फिर डिपेंड करता है। तो सर जैसे आपने बताया कि आपकी नीश फाइनेंस और बिजनेस है, और आपने इससे रिलेटेड अभी एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी लॉन्च करा है, तो पहले तो आप हमारी ऑडियंस को अपने कोर्स के हाँ, बारे में बता दीजिए, और फिर आपको वो आइडिया कैसे आया वो कोर्स बनाने का? कोर्स के बारे में, हाँ जी, सबसे पहली चीज तो मैं कोर्स लॉन्च मैंने बहुत पहले कर दिया था, बट वेबसाइट के थ्रू लॉन्च मैंने उसको अभी किया है ग्राफी अन अकेडमी की हेल्प से। बिकॉज ग्राफी अन अकेडमी एक प्लेटफॉर्म है जो क्रिएटर्स को हेल्प करता है कि आप अपना जो भी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है उसको बहुत ही प्रीमियम फॉर्मेट में अपने ऑडियंस को शेयर करे। इसके पहले भी मेरी कोर्स मैंने सबसे पहला जो कोर्स लॉन्च किया था वो 2020 में किया था, मार्च के मंथ में, पिछले साल, एक साल होने वाला है, ऑब्वियसली एक साल से ज्यादा हो गया। और वो कोर्सेस जूम मीटिंग पे ही चलते थे, जो दैट इज कम्प्लीटली ऑन सेल्स के ऊपर ही था। लेकिन जैसे जैसे मुझे समझ में आया कि सिर्फ सेल्स स्किल्स के अलावा भी बाकी सारी स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो फिर मैंने अलग अलग चीजों के ऊपर, जैसे कि हाउ टू फाइंड योर नीश, हाउ टू क्रिएट वीडियो, हाउ टू एडिट वीडियो, हाउ टू स्क्रिप्ट योर कंटेंट, हाउ टू मेक कैची लाइन्स, हाउ टू सेल्स नेगोशिएशन, हाउ टू टॉक विद effectively with one-on-one conversation, how to start your presentation, और जैसे कि हाउ टू स्टार्ट योर स्पीच इन 13 डिफरेंट फॉर्मेट, इन सारी चीजों को लेके मैंने कंटेंट क्रिएट किया हुआ है अपने जो वेबसाइट है कोर्स के अंदर। और ये जो कोर्स है ये अभी स्टार्ट होने वाला है 12 तारीख से, तो एंड जिसमें बहुत सारे लोग को एनरोल नहीं करता, मैं लिमिटेड लोगों के साथ काम करना मुझे पसंद है, क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए। हर बार जब भी मैंने कोर्स दिया है किसी को, लिमिटेड लोगों को दिया है, एक बार में मैं एक ही के साथ काम करता हूँ, या क्योंकि मुझे उसका रिजल्ट दिख जाता है। मेरा आज तक ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसने मुझे एनरोल किया, मुझे पे किया और उसको वैल्यू नहीं मिली, उसको उससे 10 गुना वैल्यू मिली। अगर उसने मेरे कोर्स पे एनरोल किया, एक मिनिमम फीस दी, 1000 रुपए, 800 रुपए, 2000 रुपए, और विद इन 2 to 3 मंथ उसने 50-60 हजार रुपए तो कमा ही लिए, या तो जॉब करके, या फ्रीलांस का काम करके, या फिर अपना खुद का बिजनेस वगैरह डाल के, कुछ ना कुछ करके उसने पैसे कमा लिए, और उसने हमेशा थैंक यू ही कहा है, अपनी अच्छी फीडबैक ही दी। तो इसीलिए मैंने अभी जो कोर्स लॉन्च किया है ग्राफी के साथ मिलके, अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे डेवलप किया, उसकी लिंक मेरी बायो पे, इंस्टाग्राम के। तो सर आपको क्या लगता है कि आपके कोर्स की यूएसपी क्या है? क्योंकि आजकल मार्केट में काफी सारे कोर्स हैं, तो आपके कोर्स की क्या ऐसी अलग बात है जो आपके कोर्स को लोग लेंगे? मेरी कोर्स की सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि जो भी मैं उनको सिखा रहा हूँ वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट और एक मेंटरशिप की थ्रू सिखा रहा हूँ। अगर आप चाहे तो विवेक बिंद्रा सर का भी कोर्स उठा सकते हैं, आप चाहे तो किसी का भी कोर्स उठा सकते हैं। वो रिकॉर्डेड मिलते हैं, वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट वाले नहीं मिलते। किसी का भी आप कोर्स उठा लीजिए, ठीक है, राहुल भटनागर सर का कोर्स उठा लीजिए, या आप डिजिटल प्रतीक का कोर्स उठा लीजिए, किसी का भी कोर्स उठा लीजिए। आज के डेट में हर इंसान कोर्स सेल कर रहा है। उनका मेन पर्पस है सेलिंग कोर्स टू मैस पीपल, बड़े लोगों तक, मतलब ज्यादा लोगों तक सेल करे, पैसा कमाए। मेरा मेन पर्पस है ज्यादा लोगों तक सेल नहीं करना, मेरे को लिमिटेड लोगों को ही देना है जिनको जरूरत है, जो उसको अप्लाई करेंगे। और मैं इसलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि एग्जैक्टली हाउ ह्यूमन थिंक।
व्हेन दे परचेज ए कोर्स एंड व्हेन दे एंड ए कोर्स, एंड उसके बाद होता क्या है। क्योंकि कोई मतलब नहीं है कि आप 10 लोगों से कोर्स खरीदे 5-5 हजार के, डिपेंड करता है कि आप एक कोर्स अच्छे तरीके से खत्म करें। और मैं उस साइकोलॉजी के ऊपर भी स्टडी कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे कोर्स डिजाइन करता हूँ क्योंकि इसमें मेरा हैंड होल्ड सपोर्ट है, वन ऑन वन कन्वर्सेशन, जो भी इशू है, जो भी दिक्कत है, हैंड होल्ड सपोर्ट है। क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ जो जो एनरोल करते हैं कोर्स को, उनको और उनके प्रॉब्लम्स को, तो मैं उनको पर्सनल लेवल पे एकदम जबरदस्त डिटेल में सॉल्यूशन दे पाता हूँ, जो कि कोई बड़ा क्रिएटर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। अगर आज राज शमानी सर अपना कोर्स लॉन्च करते हैं 500 रुपए में, आपको लगता है कि वो 500 रुपए के लिए आपको पर्सनली डाउट क्लियर करेंगे, या उनकी टीम से कोई करेगा? इज इट पॉसिबल? 500 रुपए में मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 10,000 लोग एनरोल कर लेंगे, लेकिन 10,000 लोगों को क्या हैंड होल्ड सपोर्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। इंजीनियरिंग जब हम करते हैं या कोई भी ग्रेजुएशन करते हैं, अगर कोई अच्छा टीचर, मेंटर या दोस्त नहीं मिलता जो हैंड होल्ड सपोर्ट देता है, हमें उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं आता। करेक्ट? इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ, लाइक व्हेन यू इन्वॉल्व इन समथिंग टू डीपली, इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन लोग इन्वॉल्व भी नहीं होते, लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग नहीं हो रही, मेडिकल नहीं हो रहा है, सीए नहीं हो रहा है, आप इन्वॉल्व भी नहीं हो पाए। मेरा पर्पस है इन्वॉल्व करना, क्योंकि जब वो रिजल्ट आएगा उसके पास, सबसे अच्छी चीज होगी कि मेरे से वो कनेक्टेड है, आगे चल के हम दोनों मिलकर साथ में कुछ बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। मेरी टीम के अंदर वो आ सकता है आगे चल के, मेरी टीम के साथ वो काम कर सकता है। मेरे पास हमेशा कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट आता रहता है, किसी को अपनी ब्रांड पब्लिसिटी करानी होती है, किसी को वेबसाइट डेवलप कराना होता है। और क्योंकि मेरे साथ उस बंदे ने कोर्स कर रखा है, तो ये तो सीधी सी बात है कि मैंने उसको ट्रेनिंग दे रखी है पहले से, उसको मैंने सब कुछ सिखा दिया। और उसके पास स्किल की तो प्रॉब्लम नहीं है, अब बस उसको काम चाहिए तो काम भी मिल जाता है। सीधी सी बात है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है मेरे लिए। और ये जो मेरा कोर्स है, ये इसी तरीके से बनाया गया है कि आपको बहुत ज्यादा कम टाइम में अच्छी वैल्यू इम्प्लीमेंटेशन के साथ मिल जाएगी। तो सर अगर कोई अपना कोर्स शुरू करना चाहता है, उसके पास एक स्किल है, वो उस स्किल में मास्टर कर चुका है, वो उसे लगता है कि मार्केट में इस स्किल को लोगों को सिखाने की ज़रूरत है, तो वो कैसे अपने कोर्स की शुरुआत कर सकता है? वो कैसे बना सकता है अपना कोर्स? और दो ऑप्शन है। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो जो आप कोर्स या वो जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हो, उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी जो खरीद रहा है, बायर है, उस प्रोडक्ट का जो ऑलरेडी बायर है, वो सेटिस्फाई है कि नहीं। अगर मान के चलो मेरे साड़ियों की दुकान है, सड़क में साड़ियों की दुकान है, और साड़ियों की दुकान जो साड़ियां खरीद रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ओयो रूम का, साड़ियों का दुकान का एग्जांपल थोड़ा अच्छे से नहीं समझ पाओगे, ओयो रूम का एग्जांपल लेते हैं। जैसे होटल है, होटल में कस्टमर आया, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आया? होटल का ओवर प्राइस, सर्विस नहीं मिल रही है, टाइम पे बुकिंग नहीं हो रही है, कोई डिस्काउंट, कुछ कूपन, कुछ भी नहीं मिल रहा है, और रूम भी गंदा है। और तो फिर इसका सॉल्यूशन कौन देगा? जो सॉल्यूशन देगा उसके पास कस्टमर जाएगा। होटल इंडस्ट्री के अंदर ऐसा ही हो गया। मतलब कोई भी आप काम करते हो, कोई भी कोर्स लॉन्च करते हो, आप देखो, आज अगर मैं वो कोर्स लॉन्च नहीं करता, तो वो सामने वाले को जो प्रॉब्लम है, जो बर्निंग प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व होगी? वो प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर रहा है? अगर कोई अच्छा आदमी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो आप मत लॉन्च करिए अपना कोर्स, आप अपने कोर्स में और अपग्रेड करिए और फिर लॉन्च करिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले के पास वो सॉल्यूशन उसको मिल ही नहीं रहा है, ज्ञान बस मिल रहा है, इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर हाँ, आपको लॉन्च करना पड़ेगा और अपने आप को प्रमोट भी करना पड़ेगा। तब आप अपनी पब्लिसिटी खुद से करनी पड़ेगी, तब जाके हो जाएगा। लेकिन टू कोर्स लॉन्च करना मेन इंटेंशन नहीं है, मेन इंटेंशन है अपना बेस्ट वर्जन निकालना। ठीक है? पैसा कमाने के लिए कोर्स लॉन्च करना बहुत छोटी सी चीज है। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, आपका ओवरऑल, आपके नेटवर्क अच्छे हैं और आपके ओवरऑल नॉलेज अच्छा है ना, तो आपको पैसे मिल जाते हैं। उसके लिए कोर्स लॉन्च करना नहीं पड़ता। कोर्स लॉन्च करना तो लास्ट ऑप्शन होता है कि चलो लोगों को सिखाया जाए। क्योंकि आप खुद समझिए कि एक कोर्स लॉन्च करने के लिए पहले प्रेजेंटेशन बनाएंगे आप, स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, एग्जाम्पल्स ढूंढेंगे, ये कंप्लीटली 4 घंटे का काम, फिर 1 घंटे की क्लास ले, तो ये 5 घंटे का काम आप कर रहे हैं, है कि नहीं? और वो भी एक सिर्फ कोर्स के लिए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल एज इट लुक एट, लाइक पीपल, लोगों को जो लगता है वो अलग है। तो सर आपने कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत करने से पहले 1 साल जॉब भी करी है, तो ये आइडिया कहाँ से आया जॉब से कंटेंट 1.5 साल क्रिएशन में स्विच करने का? 1.5 साल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को जो भी मन में है वो ट्राई करते रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि मैंने जॉब करी तो मैं 40 साल तक जॉब करूंगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने 1 साल जॉब किया तो मैं अगले साल भी जॉब करूंगा। मैं अभी भी जॉब ज्वाइन कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। मतलब इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस, व्हाई यू शुड, आपको अपने आप को बैरियर की तरह बांध के क्यों रखना है किसी भी चीज से, कि मैं जॉब इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरे को महीने की सैलरी मिलती है जिससे मेरे खर्चे चल। आप अपने खर्चे पहले से कम करके रखो, फालतू के खर्चे मत करो, पैसे को सेव करके रखो। मैंने जब जॉब रिजाइन किया था, तब भी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरे पास इतने पैसे हैं जो मैं आराम से 6 महीना चला लूंगा। और मुद्दे की बात है कि 6 महीना नहीं, मैंने तो उस पैसे को 10 महीने चला ली, और अभी भी चल ही रहे हैं वो पैसे, खत्म ही नहीं। मतलब मैं आई एम गुड एट फाइनेंस एंड सेविंग मनी, इन्वेस्टिंग मनी। तो मुझे
पैसे के लिए तो जॉब करना नहीं, ये मुझे समझ में आ गया, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दिया और मुझे जो पसंद आया वो मैं करना स्टार्ट। तो सर ये डिसीजन आपने जब लिया तो आपके पेरेंट्स क्या आपको सपोर्ट कर रहे थे? मेरे पेरेंट्स का शुरुआत से यही है कि जो करना है खुद ही करना है। दे जस्ट प्रोवाइड ए बेसिक मिडिल क्लास फैमिली की तरह एजुकेशन। तुम्हारा पढ़ाई हो गया, 10th हो गया, 12th हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, तुम्हें जो करना है करो। उनका ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब इफ यू इन्वॉल्व टू मच इन समथिंग, द थिंग गेट डिस्टर्ब। अगर सामने वाले मेरे दोस्त का पैर टूट गया है और मैं बोलूंगा दिखा भाई मैं तेरा पैर ठीक करता हूँ, तो मैं बेवकूफी कर रहा हूँ। आई नीड टू गाइड विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर, नॉट मैं अपना ज्ञान उसको देने लगूं। तो पेरेंट्स का भी यही रोल होता है, एक समय तक ही वो आपको नर्चर कर सकते हैं। उसके बाद उनकी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी आउटडेटेड हो जाती है, ठीक है। और आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आप अपना अपडेटेड करियर नहीं बना सकते। तो सीधी सी बात है कि पेरेंट्स का इतना कुछ खास रहता नहीं है। इट्स योर चॉइस, आपको जो करना है करो। तो सर जैसे आपने अपनी पर्सनल फाइनेंस की बात करी थी, आपने बोला जॉब से मैंने जितना कमाया था वो अभी तक चल रहा है। तो आप अपना पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं? पर्सनल फाइनेंस में एक्सेल शीट पे मैनेज करता हूँ कि मैंने कितने खर्चे किए, मैंने खाने पे कितना उड़ाया, मैंने शॉपिंग पे कितना खर्चा किया। सारी चीजों को मैं उस पे रखता हूँ। ट्रैवलिंग के लिए कितना मुझे बजट निकालना है, पेट्रोल पे मुझे कितना, कार की सर्विसिंग पे मुझे कितना खर्चा करना है, ट्रिप्स के लिए मुझे कितना खर्चा करना है, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या इन्वेस्ट करना है, कितना खर्चा करना है। तो इन सारी चीजों के ऊपर मैं खुद ध्यान रखता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कम पैसों से काम चला रहा हूँ। मतलब मैंने काफी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, काफी पैसे खर्च किए। सिर्फ पिछले लॉकडाउन जब जनवरी या फरवरी का महीना था, 6 महीने में मैंने 1 लाख से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए थे। 1 लाख से ज्यादा, मतलब कोर्सेज के ऊपर, फिटनेस के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर, अपने ट्रैवलिंग के ऊपर, अपने नॉलेज को और अपग्रेड करने के ऊपर। तो पैसे तो मैं तब खर्च करता था उतने ही जितने मैं जॉब में करता था। बस फर्क इतना है कि अभी मेरे पास वो नॉलेज इस तरीके की मतलब इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैन मैनेज। 20 into 20 into 20 करता हूँ। जो भी आपके पास पैसा है ना, 10 रुपए है, 20 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए करके उसको 5 टुकड़ों में बांट लिया। 2 टुकड़े ही बस खर्च किए, जरूरत है 3 टुकड़े बचा लिए। तो जो 60% आपने अपने पैसे बचा के रखे थे, तो वो पैसे यूज होते हैं ना बाद में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मेरे पास कोई ईएमआई नहीं है। कोई भी ईएमआई नहीं है, ना कार की ईएमआई, ना ना बाइक की ईएमआई है, ना किसी गैजेट की ईएमआई है। सब ऑन पेमेंट। ईएमआई पे कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट्स व्हाई पैसे चल जाते हैं। तो सर आप एक स्टेट लेवल डिबेटर भी हैं और एक पब्लिक स्पीकर भी हैं। तो क्या आपको शुरुआत से ही शौक था स्टेज पे जाके बोलने का, ये स्किल आपने ओवर द टाइम एक्वायर करी? ये मैंने ओवर द टाइम एक्वायर करी है, और इसका सबसे बढ़िया था कि मैं जब कॉलेज में था तो मैं देखता था कि कौन सी ऐसी कंपटीशन है जिसमें ऑडियंस एकदम कम, जिसमें 4 लोग सुनने के लिए बैठे हैं और 10 लोग परफॉर्म करने के लिए आए, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट किया करता था। और तब मैं जीतता था, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। तो मुझे समझ में आया कि चलो अब तो काम चल गया। फिर धीरे धीरे मैंने इंटर कॉलेज में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, तो वहां पे भी मैं फर्स्ट आ जाता था, क्योंकि मेरे कंपटीटर जैसा कोई मिलता ही नहीं था सेकंड ईयर या थर्ड ईयर पे। फिर मैं बड़े कॉलेज जाता था, आईआईटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, और एनआईटी और आईएम्स के अंदर। वहां पे मैं सेकंड आता था, कभी रनर अप, कभी हार जाता था। तो स्टार्टिंग विद स्मॉल स्टेप्स जो आसपास मिलते हैं, और फिर धीरे धीरे फिर मेरे फ्रेंड्स भी डिबेटर है कॉलेज के अंदर, हिंदी डिबेट, इंग्लिश डिबेट, सब हम किया करते थे मिलजुल के। बहुत मजा आता था इस दोस्तों के साथ करने में। तो शुरुआत से नहीं था, कॉलेज में ही आके होता है सारी चीज। तो सर जैसे कोई भी पहली बार स्टेज पे चढ़ के बोलता है, सामने ऑडियंस होती है, तो सबको डर तो लगता ही है, एक नर्वसनेस होती है, स्टेज फियर तो होता ही है। तो आपने उस फियर को ओवरकम कैसे करा था? सबसे पहली बात है कि जब मैं पहली बार स्टेज पे गया था, तो सबको देखो, चाहे स्टेज पे जाने का डर हो, चाहे किसी लड़की को प्रपोज करने का डर हो, चाहे रेगुलर कसरत करने का डर हो, या फिर कोरोना की वैक्सीन लगाने का डर हो, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके का डर, डर को फाइट करने का एक ही तरीका होता है, डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, दैट्स इट। कोई ऐसा वन टिप नहीं होता, इट्स ओनली वन थिंग। लाइक मुझे किसी इंसान, किसी लड़की को देख के नर्वसनेस होती है, तो मैं उससे बार बार मिलूंगा, बातचीत करूंगा, तो वो खत्म हो जाए। अगर मुझे स्टेज में डालने में डर लगता है, तो पहले मैं स्टेज में जाके खड़े होऊंगा, कुछ बोलूंगा नहीं, ऑब्जर्व करूंगा, दूसरे को जो बोल रहे हैं उनको देखूंगा स्टेज से जाके, ऑडियंस को। फिर एक बार माइक होल्ड करके मैं जस्ट बोलूंगा कि मतलब हे एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस इवेंट इन अपकमिंग 5 मिनट्स, सो प्लीज स्टे एंड फोकस्ड विद अस, एंड फर्स्ट स्पीकर इज कमिंग इन नेक्स्ट रो, ऐसा करके कुछ कुछ बोलूंगा। धीरे धीरे करके फिर बाय डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन, यू रिमूव ऑल काइंड ऑफ फियर्स, आई थिंक।
तो सर रिसेंटली आप भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं, तो सर आपकी लर्निंग्स क्या है भगवत गीता? अगर आप टॉप 5 लर्निंग्स हमारी ऑडियंस को बताना चाहें भगवत गीता की, तो वो क्या होंगी? भगवत गीता की सबसे बड़ी 3 लर्निंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू यू नीड टू फोकस ऑन योर बॉडी, यू नीड टू फोकस ऑन लाइक हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड। आपको अपने बॉडी को फिट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड क्योंकि हेल्दी बॉडी रहेगी, क्योंकि आपका स्टमक आपका सेकंड ब्रेन होता है, और अगर आप अपने सेकंड ब्रेन को ठीक नहीं रखेंगे तो आपकी पूरी बॉडी खराब हो जाएगी। सेकंड चीज़ है कि आपको अपना जो लाइफ है उसको एक तरीके से समझना होता है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट लिमिटेड टाइम के लिए आपको मिलता है। आप इस दुनिया के अंदर एक ऐसे ह्यूमन बीइंग है या ऐसे एक लिविंग बीइंग है जिसके पास बहुत ही छोटा टाइम है, 60 साल, 70 साल का टाइम होता है। जिससे ज़्यादा साल तक तो पेड़ और कीड़े-मकोड़े जी लेते हैं कुछ-कुछ। ठीक है, मछलियाँ जी लेती हैं, व्हेल, हाथी-वाथी जी लेते हैं। तो लाइफ इज़ ऑल वेरी शॉर्ट, और भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि आपके लाइफ में, आपके बॉडी पे आपको हमने सोल दिया हुआ है, कुछ काम के लिए दिया है, कुछ पर्पस के लिए। मतलब आपको अगर किसी आपकी बॉडी में अगर सोल डालना था तो हम कुत्ते की बॉडी में सोल डालते, ह्यूमन की बॉडी में सोल नहीं डालते। अगर ह्यूमन की बॉडी में सोल दिया है, कुछ पर्पस है। व्हाट इज़ द पर्पस? पर्पस इज़ टू मेक दिस प्लेस अ बेटर बेटर फॉर नेक्स्ट जनरेशन, दैट्स इट। दिस इज़ द ओनली पर्पस ऑफ अ ह्यूमन। अगर आप अगर आप फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर है तो उस इंडस्ट्री को ठीक करिए अगले जनरेशन के लिए, अगले जनरेशन आ सके। अगर आप एक्टिविस्ट हैं तो सोशल वर्क और उन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो बिज़नेस करिए, ताकि आगे चल के लोग बिज़नेस करने का मन करें, करेक्ट? तो इस तरीके से व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ लाइफ? टू मेक दिस अर्थ इज़ अ बेटर प्लेस, ताकि आगे की जनरेशन के लिए ठीक-ठाक, क्योंकि आप ये काम करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये सेकंड चीज़। एंड थर्ड एंड फोर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज़ सी एवरीवन विथ इक्वालिटी। उसका मतलब ये सिविलाइज्ड होता है। सिविलाइज्ड मतलब कि इफ यू कैन सी एवरीवन विथ इक्वल आई, सब लोगों को सेम तरीके से आप देखते हो। लड़के को, लड़की को, काले को, गोरे को, छोटे को, मोटे को, पतले को, अमीर को, गरीब को, सब लोगों को, विडो को, डिवोर्स पर्सन को, सब लोगों को, एक गधे इंसान को, एक बहुत होशियार को, इक्वालिटी से देखते हो। क्योंकि आप घबराते क्यों हो? क्योंकि आपके दिमाग के अंदर एक ओवर थिंकिंग बन जाती है, राइट? कि अगर ये लड़की बहुत सुंदर है और मैं इससे बात करने जा रहा हूँ, तो आपने अपने दिमाग में पहले ही बना लिया कि यार ये तो बहुत सुंदर है, इससे तो 100 लोग बात करते होंगे, ये वो दुनियादारी, और इसके कारण आपके अंदर का जो हीरो है वो बाहर ही नहीं आता। तो क्योंकि जब आप सबको एक नज़र से देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ, ये भी मेरे ही जैसे है, बस इनका कलर अलग है, इनका सेक्स अलग है, और इनके ऊपर जो इन्होंने कपड़े पहने वही अलग है, बस इतना, और उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं। वो एज में कुछ ज़्यादा ऊपर-नीचे हो सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं। तो यू शुड इंटरैक्ट पीपल इन अ सच अ वे कि यार ये तो मेरे दूर के रिश्तेदार, ये तो मेरे भाई हैं, बस मिलम अभी रहे, ऐसा। दैट्स व्हाई इफ यू सी वीडियो विद अंकुर वारिको, आई टॉक विद सर लाइक ही इज़ माय मेंटर बहुत पहले से। लेकिन बिकॉज़ मेरे दिमाग में ये चीज़ सेट है कि किसी से भी मिलना है, किसी से बात करना है, इक्वालिटी के साथ ही बात करना है, ताकि वो कनेक्ट कर पाए। और ये चीज़ टेक्स्ट मैसेज करके नहीं हो पाता। ये चीज़ फ़ोन कॉल पे या वीडियो कॉल पे ही हो पाता है। तो सर जैसे आपने बताया था कि आपको जो पसंद आता है वो चीज़ करते रहते हैं। आपने पहले जॉब करी, फिर आपका मन कंटेंट क्रिएशन में आ गया तो आपने कंटेंट क्रिएशन करा। तो आपके अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है कि आप 2 साल बाद, 3 साल, 5 साल बाद क्या करेंगे? इंडिया के बाहर जाके पढ़ाई करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। इंडिया के अंदर पढ़ाई कर लिया, अब इंडिया के बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सर किस फील्ड में पढ़ाई करने वाले हैं आप? कोई डिसाइड किया है? डेटा डेटा के ऊपर ही पढ़ाई करेंगे, डेटा साइंस। तो सर आपकी तरफ से आखिरी लाइफ एडवाइस क्या होगी हमारी ऑडियंस को? एक ही एडवाइस है कि स्टार्ट टेकिंग एक्शन टुडे। whatever you like, start taking action, and that will that will make you more clear in about your future. बिकॉज़ अगर आप एक्शन ही नहीं लेंगे, बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो आपके दिमाग के अंदर क्लाउड इमेजिनेशन हो जाएगी कि आपको लगेगा कि ये करूँगा तो ऐसा होगा, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो नहीं होगा। इससे बेहतर है आपको करना चाहिए। मैंने एमबीए की प्रिपरेशन भी करी है। मैंने सरकारी एग्ज़ाम भी दिए 3, और सब चीज़ किया है जो एक ग्रेजुएट करता है, जो अपनी इंजीनियरिंग के बाद वो सोचता है। और मैंने जब सारी चीज़ें करी तो मुझे पता चला कि मुझे एमबीए तो करना ही नहीं है, अंदर से आग ही नहीं है एमबीए की। मुझे सरकारी नौकरी करनी नहीं है, अंदर से आग नहीं। लोगों ने बोला तो मैंने पढ़ा, ट्यूशन वगैरह ली, एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। तो द थिंग इज़ लाइक आप जब करके खत्म करते हो तो आपको पता चलता है कि ये मेरे लिए तो है ही नहीं, तो मैं क्यों करूँ उसमें, क्यों अपनी आग लगाऊँ, क्यों अपनी जान जलाऊँ? इससे अच्छा मैं वो चीज़ पकड़ता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। इस तरीके से सीखा जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? विद द नेक्स्ट जनरेशन, बिकॉज़ पिछले 2 सालों से वो बेचारे घर पे बैठे हैं।
और इंडियन पेरेंट्स तो यही सिखाते हैं कि किसी से मिलो मत, बात मत करो, ये अच्छा है, ये बेकार है, ये खराब है। तो वो घर पे बैठे, कहीं न कहीं वो तो सही भी है, लेकिन उन्हीं के लिए खराब भी है। क्योंकि अब अक्षांश आप ही मुझे बताओ, कोई इंसान टेक्स्ट में 5 मिनट बात करके कैसे समझ सकता है कि सामने वाला कितने तजुर्बा रखता है, सामने वाले के पास कितना एक्सपीरियंस है, सामने वाला अपने लाइफ में ऐसे-ऐसे रिजेक्शन देखा है जिसका 1% भी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, एंड आप कैसे जज कर सकते हो किसी को? लेकिन लोग कर लेते हैं, लोगों की ईगो हर्ट हो जाती है और लोग फिर बात नहीं करते। तो इससे उनका ही नुकसान है बहुत बड़ा। सही बात है सर। आजकल लोग काफ़ी जजमेंटल हो गए हैं और लोग एक-दूसरे का सोशल मीडिया प्रोफाइल देख के जज कर लेते हैं एक-दूसरे को और एक अपना नोशन बना लेते हैं कि ये आदमी तो ऐसा ही होगा। तो उसमें उनकी गलती है, उसमें मेरी गलती नहीं। जज आप कर रहे हो, आपकी गलती, मेरी गलती नहीं। क्योंकि जो लोग जज कर रहे हैं, उनको करने दो, वो उनका प्रॉब्लम। वो आज जज कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे और फँस के रह जाएँगे एक ही जगह पे। वो उनका गलती, मेरा गलती नहीं। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें सारा का सारा फॉल्ट उनका है, सारी चीज़ें ही उनकी है एंड दैट्स आई थिंक दिस इज़ द ओनली पर्पस कि जो भी आप कर रहे हो, उसमें आप फँस के रह जा रहे हो खुद से। दैट इज़ द प्रॉब्लम। सर वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करता हूँ हमारी ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आया होगा, उन्होंने भी उतना ही कुछ सीखा होगा। डेफिनिटली वो सीखे ही होंगे। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इस वीडियो के, वो भी आप देख वीडियो लेना के डिस्क्रिप्शन और बॉक्स में अक्षांश सर के को भी सारे फॉलो कर हैंडल्स लेना, डाल मुझे भी फॉलो कर लेना और कोर्स की भी डिटेल आपको मिलेंगी, वो भी आप देख